अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर आयशा रशीद है। मैं इस वक्त जो है वो फातिमा जना मेडिकल कॉलेज और गंगाराम हॉस्पिटल में साइकेट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ। और मेरे बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में कायदा मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से मैंने जो है वो अपना MBBS किया था 1992 में। उसके बाद जो है मैंने साइकेट्री के शोबे को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चूज़ किया और सबसे पहले मैंने इसमें डिप्लोमा किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से मैंने MCPS का एग्ज़ाम दिया और बाद में वहाँ से मैंने FCPS किया। और तो करंटली जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं गंगाराम अस्पताल में हूँ। इसके अलावा जो है वो कुछ अर्सा गंगाराम में काम करने से पहले मैं लाहौर जनरल अस्पताल में शोबे नफ्सियात में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे तकरीबन 5 साल काम किया। और वहाँ पे काम करने से पहले जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, वहाँ पे भी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे शोबे नफ्सियात में ही काम किया है। बेसिकली जो है वो साइकेट्री की तरफ आने का शौक़ जो है वो मुझे मेंटल अस्पताल में काम करने के दौरान पैदा हुआ, जब मैं वहाँ पे मेरी गवर्नमेंट की पोस्टिंग हुई और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको के ज़रूरत है कि उनका इलाज किया जाए और जो कि माशरे का एक निगलेक्टेड हिस्सा समझे जाते हैं और लोग जो है उनको ला के मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ से फिर मुझे ये साइकेट्री में आने का शौक़ हुआ और मैंने ये सोचा कि ये वाली बजाय किसी और चीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के नफ्सियात के शोबे में पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए। जैसे कि अब आने वाले वक्त में आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार हैं। जैसे आपने कहा कि हर तीसरा बंदा है। ये वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो ऊपर की टॉप बीमारियां हैं उनमें डिप्रेशन जो है वो दूसरे नंबर पे इस वक्त आ रही है। और जिसकी वजह से डिप्रेशन जब लोगों को होता है तो आप देखें कि सिर्फ उस मैंने जैसे पहले भी कहा है कि नफ्सियाती अमराज की वजह से ना सिर्फ उस शख्स पे फ़र्क पड़ता है बल्कि इस बारे माशरे पे फ़र्क पड़ रहा है। जिसको डिप्रेशन है वो उठेगा नहीं, उसका काम काज करने को दिल नहीं चाह रहा, जो चीज़ें उसको बड़ी अच्छी लगती थी, जो जॉब उसको बड़ी पसंद थी, जिसमें वो बड़ा तैयार होके जाता था, एक्टिव होके जाता था, अब वही जॉब उसको एक बर्डन लगना शुरू हो जाती है। जिस काम जो उसके एम्बिशंस थे कि मैं ये करूँ, अपनी जॉब में एक्सेल करूँ, अपने या स्टूडेंट है अपने परफॉर्मेंस में एक्सेल करूँ, अब वही जो चीज़ें हैं उसको वही मुश्किल लग रही है एक जो है। तो डिप्रेशन की तो पहली बात ये आती है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ शुरू हो जाता है। तो जो काम पहले वो एक हाउसवाइफ है जो बड़ी प्राउड थी कि मैं घर बड़ा अच्छा मेंटेन करती हूँ, मैं 4 खाने पका लेती हूँ, मेहमान आते हैं, मैं अपने बच्चों के हर बच्चे के अलग अलग फरमाइश पूरी करती हूँ। अब वही हाउसवाइफ जो है उसके लिए वो एक टाइम का खाना पकाना ही मुश्किल है। तो ये जो डिप्रेशन की ये छोटी छोटी बातें जिससे आपको पता लगता है कि ये शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ हम कहते हैं, यानी कि मुझे जो शौक़ थे, वैसा मुझे कुकिंग का शौक़ था, मुझे स्विमिंग का शौक़ था, मुझे बुक रीडिंग का शौक़ था, मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ था, मेरे वो शौक़ जो हैं वो मैं अब उन शौक़ को पूरा ही नहीं कर रही। मेरा दिल ही नहीं करता वो करने को, मेरा दिल ही नहीं कर रहा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके हैंग आउट करने को। तो डिप्रेशन की ये पहली अलामत जो है वो अलामतों में से एक अलामत है कि शौक़ वाली चीज़ें आपकी ख़त्म होती जा रही हैं। दूसरी बात है कि आपको उदासी मायूसी इतनी ज़्यादा रह रही है कि जैसे हमने कहा ये मूड की बीमारी होती है, इसमें उदासी इतनी रहती है। और उदासी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है उस उदासी को दूर ना कर पाए। वक्ती तौर पे 2-4 मिनट के लिए कोई चीज़ आपको मूड बेहतर करती है, लेकिन वो उदासी फिर वैसे की वैसी कंटिन्यू होती है। और तीसरी बात है कि आप हर वक्त थकावट का शिकार हैं। पहले आप इतने एनर्जेटिक हैं, आप जो है वो जिम भी जा रहे हैं, आपको अपने काम पे भी जा रहे हैं, आप बच्चों को भी देख रहे हैं, अब आपके लिए एक काम करना भी मुश्किल है, तो आपकी एक्टिविटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो पे आ रहा है। और फिर अपने बारे में बड़े नेगेटिव व्यूज़ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कमतर हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता या सकती, या कुछ हो ही नहीं सकता, ये सारी जो हैं वो डिप्रेशन के अलामतों में से आती हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग अक्सर आपको कहेंगे आके आप देखें डिप्रेशन का कि हम जी भूल जाते हैं, चीज़ रखी है याद नहीं रहती,
कहाँ पे कोई काम करना था याद ही नहीं रहा, तो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होती है बेसिकली, जो कि डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत है। बहुत सारे लोगों के भूख पे और नींद पर फ़र्क पड़ जाता है, उनकी जो नींद ख़राब हो जाती है या आँख बार बार खुलती है, ये सुबह सवेरे उठ के बैठ जाते हैं, और ना सिर्फ सुबह उठ के बैठ जाते हैं बल्कि साथ ही उनके दिमाग पे नेगेटिव सोचों का हमला होता है। उनको क्या होता है, हाय ये लंबा दिन फिर कैसे गुजरेगा, मैं ये दिन कैसे गुजारूँ। ये सारी जो टिपिकल बातें हैं कि सुबह सवेरे उठ जाना और उठते साथ ही मनफी सोचों दिमाग पे हमला कर देने कि कुछ हो ही नहीं सकेगा, फिर मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा। ये सारी बातें जो है मिलकर डिप्रेशन की लामतें बनती। और डिप्रेशन के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें देखें, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, यानी कि अगर आपके जीन्स में ये डिप्रेशन आ रहा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है और ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन का शिकार है, तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क का शिकार है। इसी तरह अगर आप बचपन में किसी किस्म का अब्यूज़ का शिकार हुए हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि आप फ्यूचर में जाके आपको डिप्रेशन हो सकता है। बचपन में आपने सुना होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जी, उनमें वो बड़े ज़िद्दी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लेट जाते हैं, फर्शों पे टांगे मारते हैं, इनको आम ज़बान में हम टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नेल बाइटिंग करते हैं, इनको न्यूरोटिक ट्रेट्स कहते हैं। देखा गया है कि जिन बच्चों में न्यूरोटिक ट्रेट्स हों उनमें बड़े होकर डिप्रेशन में जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ छोटी, अब शुरू से अगर आप रेज्ड ही ऐसे हुए हैं कि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हुआ, लो सेल्फ इस्टीम के साथ रेज्ड हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और फिर कोई भी मुसलसल का हम कहते हैं, एक तो बड़ी स्ट्रेस होती है, छोटी छोटी जो स्ट्रेस होती है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस जो है वो, और वही छोटी, बेशक वो कितनी छोटी मामूली नौयत की ना हो, वो भी आपको ट्रिगर कर सकती है कि आप डिप्रेशन हो। फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं, कुछ नशा व अद्वियात हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं वो भी ट्रिगर कर सकती हैं आपको डिप्रेशन में जाने की। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि ट्रिगर कर सकती हैं कि आपको डिप्रेशन हो जाए उनसे। मसलन कई लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, तो देखा गया है कि ये उनसे भी डिप्रेशन हो जाता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका एक डिप्रेशन पार्ट एंड पार्सल है। मसलन अगर आपका थायराइड हार्मोन से काम ना कर रहा हो तो ऐसे लोगों को जो है वो कम काम कर रहा हो, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो इस तरह मिलके मुख्तलिफ बहुत सारी वजूहात हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। जहाँ तक बच्चों में डिप्रेशन होने का बात है तो बिल्कुल बच्चे वैसे तो कहते हैं कि चाइल्ड एज जो है वो थोड़े से कुदरती तौर पे एक ऐसी रेंज है जिसमें कि नफसियाती बीमारियां कम होती हैं, लेकिन ये बात कहना कि बच्चों में डिप्रेशन होते नहीं है बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे हम अपनी सेटिंग में बच्चे देखते हैं जो कि डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार होते हैं और उनका बाकायदा इलाज भी किया जाता है, और इलाज करने से उनका वो जो डिप्रेशन का मर्ज़ है वो फ़र्क होता है। हाँ, ये है कि जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी सी डिप्रेशन की प्रेजेंटेशन फ़र्क ज़रूर हो सकती है। जैसे एक बच्चा जो है वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा दिल नहीं लगता या मुझे उदासी मायूसी रहती है, लेकिन उसके बिहेवियर की चेंज की वजह से हम ये देखते हैं कि उसमें बिहेवियर में चेंज आया। वैसे बच्चा क्लास में बड़ा एक्टिव था, टीचर्स को बड़ा पसंद कर रहा है, एक्टिवली इंगेज हो रहा है, और अब वही बच्चा जो है वो पीछे बैठ रहा है, होमवर्क पूरा नहीं करता, जो क्लास में टीचर पढ़ा रही है उसको समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज रह रहा है, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस जा रही है, तो उसके या वो, और कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो एजिटेटेड तौर पे रिएक्ट करते हैं, यानी कि रिएक्टिव, यानी कि एक तरह से डिप्रेशन उनकी नज़र आती है। देखने वाला समझ रहा है कि बच्चा बड़ा बदतमीज़ हो रहा है, लेकिन बच्चा अंदर से डिप्रेस्ड होता है, लेकिन आउटवर्डली क्या होता है, एग्रेसिव हो रहा होता है। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों में यकीनन डिप्रेशन होती है, सिर्फ ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है, और कई दफ़ा इस वजह से वो पिक भी नहीं होती। और जैसे आपने छोटे बच्चों के बारे में भी सुना होगा कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हुए पेट में दर्द हो जाता है, एंड टाइम पे सर दर्द शुरू हो जाता है, तो कई दफ़ा ऐसे बच्चों को भी अगर असेसमेंट की जाए तो पता लगता है कि अंडरलाइंग एंजाइटी या डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है, सबसे पहली बात तो ये है, और इसका इलाज भी ज़रूर कराना चाहिए। बहुत सारे इलाज सहूलतें मुयस्सर हैं इलाज के सिलसिले में। उसमें यह है कि हमने सबसे पहले नंबर पे तो चूँकि हमारी असेसमेंट होती है कि डिप्रेशन है कितना, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है। जैसे माइल्ड किसी को डिप्रेशन हो तो उसको काउंसलिंग से ही वो ठीक हो जाएगा, जिसको हम आम ज़बान में बातचीत के ज़रिए इलाज करते हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट साहिबान बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और वो सिर्फ काउंसलिंग से और थोड़ी सपोर्टिव साइकोथेरेपी से और कुछ हमारे साइकोलॉजी के कुछ थेरेपीज़ हैं जिसको हम कहते हैं CBT कहते हैं, इस तरह की चीज़ों से वो डिप्रेशन उनका ठीक हो सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर डिप्रेशन
कि कैटेगरी मॉडरेट है या सीवियर है, तो फिर जो है उनको चाहिए कि साथ साथ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें, काउंसलिंग भी चलेगी और दवाइयाँ भी होंगी। बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन हो, बहुत सीवियर हो, इंसान कुछ खा ना रहा हो, सुसाइडल हो गया हो या सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर रहा हो बार बार, तो ऐसे लोगों के लिए ECT, जिसको आम ज़ुबान में बिजली के ज़रिए इलाज कहा जाता है, वो भी अवेलेबल है। और अब काफ़ी सारी और जो है ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स भी आ गई हैं जो कि डिप्रेशन के लिए इलाज किया जाता है। तो ये कुछ मॉडलिटीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ मरीज़ के हिसाब से उसको बताई जाती हैं कि आपका ये वाला तरीक़ेकार होगा, या मरीज़ के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है कि आप कौन सा तरीक़ा इलाज लेना पसंद करेंगे। तो ये इस तरह किया जाता है इलाज। आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ फॉर द मेंटल इलनेसेस, और मैं हमेशा ये लोगों को ये करती हूँ, गाइड करती हूँ कि अगर आप कभी भी इन जैसे कुछ मसलों का शिकार हों, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, स्किज़ोफ्रेनिया का, बाइपोलर का, तो एक तो ये कि ये छुपाने वाली बातें नहीं हैं। जैसे बाकी बीमारियाँ वैसे ये बीमारी है, जैसे बाकी बीमारियाँ किसी को भी हो सकती हैं वैसे ये बीमारियाँ भी किसी को हो सकती हैं। इसमें ना किसी का कोई कसूर है, ना ये मेंटल वीकनेस की निशानियाँ हैं कि हम जैसे लोग समझते हैं कि जी ये ज़हनी तौर पे वीक है तो शायद इसको ये ज़हन के मसले हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाकायदा बीमारियाँ हैं और काबिल इलाज हैं। मेरा आप लोगों को सिर्फ ये है कि अगर किसी को कोई भी मसला हो, कोई रिलेशनशिप के मसले हों, कोई अपने सोशल एंजाइटी के मसले हों, कोई स्टूडेंट्स को कोई मसले हों, तो वो अपने मसलों को ज़रूर हल करने की कोशिश करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रुजू करें, जो कि साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, जो भी उनकी मसले की नौइयत है। और हत्ता कि हम गाइडेंस भी वो ले सकते हैं अगर उनको किसी भी चीज़, लोगों को सोशल स्किल्स के मसले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, स्टडीज़ में होते हैं, लेकिन लोगों के साथ बातचीत करते हुए घबराते हैं, वहाँ पे उनको मसले आ रहे होते हैं। तो आप ज़रूर जाएं और लोगों से रब्ता करें और इंशाअल्लाह आपको फ़र्क भी पड़ेगा।